जय किसान साथियों, डॉक्टर पुनीत सिसोदिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डैम्पिंग ऑफ बीमारी के बारे में, जिसको हम कॉलर रॉट भी बोल देते हैं। डैम्पिंग ऑफ यानी कि पौधे का गिर जाना, कॉलर रॉट यानी कि पौधे का जो कॉलेट वाला भाग होता है उसका रॉट हो जाना यानी कि गल जाना, उसको हम कॉलर रॉट बोलते हैं। तो ये जो बीमारी आती है हमारी फसल में, किसी भी सब्जी वर्गीय फसल में आ सकती है। काफ़ी भयंकर बीमारी है, काफ़ी खतरनाक बीमारी है। ये जो हमारी बुवाई के बाद फसल की 45 दिन तक की अवस्था होती है उसमें सबसे ज़्यादा अटैक कर सकती है, या हमारी जो नर्सरी होती है उसमें सबसे ज़्यादा अटैक कर सकती है। तो इसकी पहचान कैसे करें, इसको कैसे इसका प्रिकॉशंस अपनाएं, कैसे इसकी रोकथाम करें, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जो भी जानकारी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं, हम उससे पहले उसके बारे में गहरी रिसर्च करते हैं, उसके बाद ट्रायल्स करते हैं। रिसर्च और ट्रायल्स के बेसिस पे जो हमें अनुभव प्राप्त होते हैं हम उन्हें आपके साथ साझा करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हम जो भी जानकारी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं वो 100% सटीक और सच्ची होती हैं। आप उन पर बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, जिसको हम कहते हैं कॉलर रॉट या डैम्पिंग ऑफ। कॉलर रॉट या डैम्पिंग ऑफ एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। यदि मैं इसकी पहचान की बात करूं या इसके सिम्टम्स की बात करूं तो इसमें क्या होता है, जो पौधे का तने वाला भाग होता है, जो ज़मीन से सटा हुआ भाग होता है, उसमें क्या होता है, रॉटिंग होनी शुरू हो जाती है, यानी वो गलना स्टार्ट हो जाता है। वो आपको ब्राउन कलर का दिखाई देगा या वहाँ से दबा हुआ सा धागे नुमा दिखाई देगा, जिसकी वजह से क्या होता है, पौधे को न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं हो पाते हैं या वो पानी ज़मीन से नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से पत्तियों में जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है वो रुक जाती है। उसके रुकने के कारण पौधे अपना भोजन बनाना बंद कर देते हैं, जिससे हमारी पत्तियाँ मुरझा जाती हैं और आप देखेंगे कि पौधा एकदम से गिर जाता है, क्योंकि वो उसका जो तना है वो गल जाता है, तो जिसकी वजह से पौधा नीचे की तरफ एकदम झुक जाता है और पत्तियां मुरझाने लगती हैं। बाद में पौधा हमारा डैमेज हो जाता है और ये 3 से 4 दिन के अंदर अंदर हमारी पूरी क्रॉप को या नर्सरी को एकदम से डैमेज कर सकता है। तो ये काफ़ी खतरनाक बीमारी है। इसके लिए 3 फंगस जिम्मेदार होती हैं, फाइटोप्थोरा, राइजोक्टोनिया और एस्परगिलस। लेकिन इन तीनों के जो हमारे सिम्टम्स प्लांट पर होते हैं, जो कॉलर रॉट की बीमारी होती है, वो एक सी दिखती है और एक समान सिम्टम्स दिखाई देते हैं। एक ही प्रॉब्लम ये क्रिएट करते हैं तीनों फंगस। तो इनको कैसे पहचाने, देखिए इनका आने का अलग अलग कारण होता है। देखिए जो फाइटोप्थोरा फंगस होती है वो जब हमारे वातावरण में ज़्यादा नमी होती है, अधिक बारिश होती है, या हम अधिक पानी अपनी फसल में दे रहे हैं, यानी कि वो मॉइस्चर में ज़्यादा नमी होने के कारण ये फाइटोप्थोरा फंगस आती है। तो आपको पता रहेगा, यदि आप पानी अधिक फसल में ज़्यादा दे रहे हैं उसके बाद आपकी कॉलर रॉट की समस्या, डैम्पिंग ऑफ की समस्या आ रही है, तो समझिए फाइटोप्थोरा फंगस के कारण आ रही है। उस स्थिति में आपको ज़रूरत है कि आप पानी क्रॉप में, फसल में कम दें या नर्सरी में कम दें, उसको थोड़ा ड्राई होने दें, क्योंकि जब तक आप उसको ड्राई नहीं करेंगे तो ये फंगस तेज़ी से डेवलप करेगी और आप कितना भी केमिकल यूज करें आपका ये कंट्रोल होने वाला नहीं है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि यदि ज़्यादा मॉइस्चर के बाद कॉलर रॉट आ रहा है तो वो फाइटोप्थोरा फंगस के कारण है, तो हमें मॉइस्चर कम देने की आवश्यकता है। उसके बाद जो एस्परगिलस होता है या राइजोक्टोनिया फंगस होती है, ये जो हमारे ड्राई सॉइल होती है यानी सूखी सॉइल होती है, हम पानी कम देते हैं, हमारी मिट्टी ज़्यादा ड्राई रहती है, उस कंडीशन में ज़्यादा ये समस्या आती है। तो यदि आपकी फसल या नर्सरी ज़्यादा ड्राई है उसके बाद भी ये समस्या आ रही है तो समझ जाइए कि राइजोक्टोनिया या एस्परगिलस के कारण ये समस्या कॉलर रॉट की आ रही है। तो उस स्टेज में हमें थोड़ा पानी देने की ज़रूरत होती है। देखिए दोनों ही स्टेज में हम जब ये प्रॉब्लम आती है, या तो हम अपनी सॉइल को ज़्यादा ड्राई कर देते हैं या ज़्यादा हम पानी देते हैं। इसलिए हमें सॉइल में या नर्सरी में पानी को एकदम मेंटेन रखने की ज़रूरत होती है। ना तो ज़्यादा पानी देना, ज़्यादा अधिक मॉइस्चर होने देना है, ज़्यादा जल भराव नहीं होने देना है, और ना ही एकदम सॉइल को ड्राई होने देना है। यदि हम मेंटेन रखेंगे तो ये कोई भी फंगस हमारी सॉइल में अटैक नहीं करेगी। अब इसके कुछ प्रिकॉशंस की बात करें तो सबसे पहले जब भी आप किसी भी फसल की बुवाई करें तो बुवाई से पहले सीड को ट्रीटेड जरूर करें किसी भी फंजीसाइड से। आप कैप्टान, थायराम या मैनकोजेब में से किसी एक से आपने सीड को उपचारित करके ही बोएं, या आप ट्राइकोडर्मा से भी उपचारित करके बो सकते हैं। उसके बाद जब भी आप किसी भी फसल की बुवाई करें, बुवाई से पहले 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपने फील्ड में
ट्राइकोडर्मा जरूर डालें, क्योंकि ट्राइकोडर्मा जितनी भी हानिकारक फंगस होती है उसको कंट्रोल कर लेता है, जिससे ये समस्या आपकी फसल में नहीं आएगी। उसके बाद यदि आप ट्राइकोडर्मा का यूज नहीं कर पाते हैं तो आप नीम की खली या सरसों की खली का प्रयोग कर सकते हैं, या अन्य कोई खली का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें ऑयल का कंटेंट होता है। तो सरसों की खली हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहती है, क्योंकि वो घर की बनी होती है। तो उसको आप 500 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में अंतिम जुताई के समय डाल देंगे तो भी वो फंगस को कंट्रोल कर लेगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यदि आप ट्राइकोडर्मा का यूज कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह की खली का प्रयोग नहीं करना है, चाहे वो नीम की खली हो या कोई अन्य खली हो जिसमें ऑयल का कंटेंट होता है, क्योंकि वो खली ट्राइकोडर्मा फंगस को मार देगी। तो आपको ट्राइकोडर्मा यूज करने का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपको खली में से या ट्राइकोडर्मा में से एक का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको देखना है कि ये ज़्यादा सूखे के कारण आ रही है, ज़्यादा नमी के कारण आ रही है। उसी हिसाब से आपको मॉइस्चर को मेंटेन रखना है अपनी फसल में। उसके बाद जब भी आप किसी भी सीड की बुवाई करें या आप कोई नर्सरी लगा रहे हैं तो ज़्यादा गहराई पर ना लगाएं, उसकी उचित गहराई रखें बीज की। अगर ज़्यादा गहराई पे लगाते हैं तो भी इस फंगस का अटैक होने का ज़्यादा खतरा रहता है। उसके बाद हम इसके केमिकल कंट्रोल की बात करें तो केमिकल कंट्रोल में आप कार्बेंडाजिम 50% जो बाविस्टिन के नाम से आता है, आप उसको 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से उसका ड्रिंच करें। स्प्रे किसी का ना करें, इसमें ड्रिंच काफ़ी बेहतर तरीके से काम करता है, स्प्रे उतना अच्छा काम नहीं करता है। तो आप बाविस्टिन का ड्रिंच कर सकते हैं। उसके बाद मैनकोजेब आता है 75%, जो M45 के नाम से आपको मिल जाता है, उसका भी आप 2 ग्राम के आसपास आप ड्रिंच कर सकते हैं पर लीटर। मैं इन सभी केमिकल की डोज आपको इसलिए कम बता रहा हूँ क्योंकि ये जो रोग आता है वो हमारी छोटी जो हमारी क्रॉप होती है उसमें आता है। तो छोटी स्टेज में हमें कम ही केमिकल यूज करें ताकि उसके कोई भी दुष्प्रभाव हमारे पौधे पर देखने को ना मिले। उसके बाद एक बहुत ही अच्छी दवा है रिडोमिल, गोल्ड के नाम से आती है, जिसमें मेटालेक्सिल 4%, उसके बाद उसमें मैनकोजेब 64%, ये 2 केमिकल होते हैं। तो इसका भी आप 1.5 से 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मिलाकर ड्रिंच करेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। उसके बाद आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50%, उसका भी ये भी पाउडर में फॉर्म में आती है, इसका भी आप 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से पौधे में ड्रिंच करेंगे तो भी ये समस्या कंट्रोल हो जाएगी। यदि आपका बड़ा पौधा है तो इसकी थोड़ी सी मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी रोकथाम कर सकते हैं। किसान भाई, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिएगा। लाइक या डिसलाइक ज़रूर कुछ ना कुछ करके जाइएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। फिर मिलूंगा आपको एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।